हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के क्लासिफिकेशन के सीरीज़ में इसी के कंटिन्यूशन में हम क्लासिफिकेशन के वर्गीकरणों की बात कर रहे थे। तो भ्रूण के आधार पर वर्गीकरण का जो सेकंड पार्ट बी है, उसमें विदलन के प्रकार आता है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया संपन्न होती है और तीसरे इसके लिए जो जंतुओं के वर्गीकरण में ये मुख्य भूमिका निभाती है। तो हम वर्गीकरण में जो प्रकार हैं उसके आधार के रूप में हम अरीय विदलन को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अरीय विदलन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से अरीय विदलन क्या है। युग्मनज में फर्स्ट जो दो विदलन खांच द्वारा 4 कोरक खंडों का अगर निर्माण होता है और तीसरे विदलन खांच द्वारा 8 कोरक खंडों का निर्माण होता है। यह 8 कोरक खंड 4-4 के 2 टायर्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस विदलन के फलस्वरूप कोरक खंड एक दूसरे के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। यदि ऊपर से देखेंगे अपन तो पाएंगे कि नीचे के कोरक खंड दिखाई नहीं देते। इस प्रकार का विदलन जिन जंतुओं में होगा उनके अंडे अनिर्धारी प्रकार के होंगे, यानी कि इनडिटर्मिनेट टाइप के होंगे। अर्थात इनका कोई भी भाग पृथक कर दिया जाए तो परिवर्धन में, डेवलपमेंट में यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इन सेल्स का भविष्य अर्थात फैट मैप पूर्व निर्धारित नहीं होता। यानी कि पहले से ये तय नहीं होता कि कौन सा भाग, कौन से ऊतक, कौन से टिश्यू, कौन सा अंग बनाएंगे या कौन सी स्पेशलाइज सेल का निर्माण करेंगे। तो ये एक विशेष रूप से पॉरीफेरा और एकाइनोडर्मेटा का ये सदस्य माना जाता है। तो अरीय विदलन एक तरह से हम भ्रूण के आधार पर वर्गीकरण का जो बेस है वो लेकर के चलते हैं। इसमें ऊपर और नीचे की व्यवस्था व्यवस्थित होती है और नीचे के खंड दिखाई नहीं देते। दूसरे प्रकारों की बात करेंगे तो हम इसमें आते हैं सर्पिल विदलन। सर्पिल विदलन की बात करेंगे तो यहाँ स्पाइरल वर्ड आएगा। तो इस प्रकार के विदलन में 8 सेल्स में ऊपर की 4 सेल्स नीचे की 4 सेल्स के ठीक ऊपर नहीं होती, जैसा पहले हमने अरीय में बताया था कि ठीक ऊपर होती हैं। तो ऊपर नहीं होकर के नीचे की सेल्स की खांचों में व्यवस्थित रहती हैं। जो गैप होते हैं, जो नोच होती है, उनमें व्यवस्थित होती हैं। जिन जंतुओं में सर्पिल विदलन पाया जाता है उनमें निर्धारी अंडे पाए जाते हैं, डिटर्मिनेट अंडे पाए जाते हैं। इनमें 4 कोरक खंड अवस्था में ही सेल्स का भविष्य तय हो जाता है, इसलिए इसको निर्धारी विदलन कहा जाता है, डिटर्मिनेट विदलन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं तो प्लेटिहेल्मिन्थीस है, एस्केल्मिन्थीस है, मोलस्का है, एनिलिडा है और ऑर्थ्रोपोडा है और प्रोटोस्टोम्स जो जंतु हैं जो ड्यूटेरोस्टोम से अलग होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है द्विपार्श्विक विदलन। द्विपार्श्विक विदलन की बात करेंगे यहाँ पे हम तो पाएंगे कि इस प्रकार के विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों का निर्माण द्विपार्श्व सम्मिति होता है, यानी 4 अवस्था में
ही द्विपार्श्व सममित स्थापित हो जाती है, जिसमें दो बड़े और दो छोटे खंडों की सेल्स का निर्माण होता है। यानी कि इसमें जो शेप है, साइज जो चेंज होता है, दो बड़े और दो छोटे खंड बनते हैं, जैसे ट्यूनिकेट्स है, एम्फियोक्सिस है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, और ऑल डिटरोस्टोम्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि प्रोटोस्टोम्स दूसरे वालों में हो सकता है, लेकिन इसमें दूसरे ड्यूटेरोम्स भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति के आधार पर। अगर अपन एम्ब्रियोनिक जो मुख है कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर बात करेंगे, तो इसमें भ्रूणीय जो मुख है उसकी बात अपन चर्चा करेंगे। तो एम्ब्रियोनिक जो चेंज है उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो भ्रूणी परिवर्तन के दौरान गैस्ट्रुलेशन की क्रिया द्वारा कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, और ब्लास्टोपोर की दीवार में एक ओर से धंसना प्रारंभ होता है और एक रंध्र जैसी रचना बन जाती है, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, जिससे भ्रूण द्विस्तरीय हो जाता है, डबल लेयर्ड हो जाता है। तो ब्लास्टोपोर के भविष्य के आधार पर हम बाइलेटेरिया की शाखा को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोटोस्टोमिया। यदि कोरक रंध्र द्वारा मुख का निर्माण होता है तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम इसको प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो निमेटोड्स में है, ये एनेलिडा में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, एनिडेरियंस में है। यानी ये जंतु एगोइया, कूटगोइया या साइजोसीलस होते हैं। तो ये भी कि इसका एक प्लानिंग है कि इसे साइजोसीलस जंतु होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो डिट्रोस्टोमिया की बात करेंगे। यदि कोरक रंध्र द्वारा गुहा का निर्माण होता है, सीलोम का निर्माण होता है, तो ऐसे जंतु को डिट्रोस्टोम्स कहा जाता है। ऐसे जंतुओं में अनिर्धारी विदलन पाया जाता है। इनके सदस्य एंटेरोसीलस होते हैं, जैसे कि इकाई, नोडर्मेटा और कॉर्डेटा के जंतु इसके अंतर्गत आएंगे। तो चौथा अपन इसको लेंगे तो सेगमेंटेशन के आधार पर भी इसका बेसिस हो सकता है कि सेगमेंट के बेस पर अपन इसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को। तो शरीर का खंडों में विभक्त होना खंडी भवन कहलाता है, जो निम्न दो प्रकार का होता है। पहला है सतही खंडी भवन। जब जंतुओं में खंडी भवन बाहर से दिखाई देता है और भीतर की ओर कोई खंड नहीं उगाए जाते तो सतही खंडी भवन कहलाता है। जैसे कुछ स्यूडोसिलोमेट्स जंतु होते हैं, सिलेंट्रेटा भी इसमें शामिल होता है। दूसरा पॉइंट अपन ले सकते हैं कि वास्तविक खंडी भवन की बात अपन कर सकते हैं। यहाँ पे रियल जो सेगमेंटेशन है कि जब बाहर और भीतर की दोनों ओर स्पष्ट खंडी भवन होता है और इसके अंतर्गत खंडों में पुनरावृत्ति होती है। तो इनमें खंडों के अंदर अंतरांग भी हर खंड में दूसरे की दोहराए जाते हैं, खंड में दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं, यानी अंतरंग सभी में होंगे। जैसे एनिलिड्स है और आर्थ्रोपोडा है कि लार्वा वास्तविक स्पष्ट खंडी भवन होते हैं। वयस्क आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के सभी सदस्यों में सुस्पष्ट खंडी भवन होता है, और वर्टिब्रेटा में केवल कशेरुकाओं, तंत्रिकाओं और पेशियों में एक झलक के रूप में अपन इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी सभी में ये स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स और में एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, और सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें एक अलग व्यवस्था मिलती है, यानी वास्तविक खंडी भवन और एक दिखावटी जो खंडी भवन, सतही खंडी भवन ऊपर से दिखाई देने वाला, और रियल में इंटरनल जो सेगमेंटेशन है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सुपरफिशियल यानी बाहर से दिखाई देने वाले खंडी भवन में अंग जो है दिखाई एक ही पूरे एनिमल में होंगे, अलग अलग खंड में नहीं होंगे। लेकिन वास्तविक खंडी भवन में इसमें हर खंड में ऑर्गन्स मिलेंगी, हर खंड में ऑर्गन्स की संख्या पाई जाएगी। अतः ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस नज़र आता है।
तो इस प्रकार हमने ये जाना कि दोनों में अलग अलग प्रकार के विदलन के आधार पर देखा हमने, भ्रूणीय मुख्य उत्पत्ति के आधार पर देखा, विदलन के प्रकार के आधार पर देखा। तो कई प्रकार से वर्गीकृत इनको किया जा सकता है और हम अलग अलग प्रकार से अध्ययन इनका कर सकते हैं। इन अध्ययन के बेस पे ये वर्गीकरण परिलक्षित होता है। थैंक यू।